नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास में, और 3 भाग हम लोग उसका देख चुके थे। ये है आज हमारा अंतिम भाग, जिसमें हम लोग धार्मिक जीवन, सैंधवकालीन लिपि और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में कुछ तथ्य पढ़ेंगे, और इसके अलावा कुछ प्रमुख तथ्य पढ़ेंगे जो कि सिंधु सभ्यता से अक्सर पूछे जाते हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। तो आइए, स्वागत करता हूं मैं आपका अध्ययन इन्फोटेनमेंट में, और शुरू करते हैं हमारा आज का विषय। सबसे पहला भाग है हमारा धार्मिक जीवन। तो सिंधु सभ्यता में धार्मिक जीवन के बारे में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी ऐसी मृण मूर्तियाँ मिली हैं, आपको धातु की मूर्तियाँ मिली हैं, या फिर कह सकते हैं कि अन्य प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं, मुहरे मिली हैं, जिन पर जो है नारियों का चित्रण है या फिर नारी जीवन का चित्रण है। ठीक है, मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदड़ो। इन सब को देख करके ऐसा लगता है कि उस समय मातृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, और मातृ देवी की उपासना होती थी, मतलब कि जो देवी थी जिनकी पूजा होती थी उनको प्रकृति के रूप में उनकी पूजा की जाती थी। ठीक है, तो मातृ देवी की पूजा का प्रावधान था। पृथ्वी देवी की प्रतिमा मिली है जो कि हड़प्पा से मिली है। उसमें क्या है कि एक मूर्ति है जिसमें नारी के गर्भ से पौधा उगते हुए दिखाया गया है, तो उनको प्रकृति देवी माना जाता है। ठीक है, और प्रकृति के रूप में नारी की पूजा की जाती थी उस समय। नेक्स्ट है पशुपति पूजा। तो हम लोगों ने देखा है मोहनजोदड़ो से जो पशुपति मुहर प्राप्त हुआ है उसमें हम लोगों ने देखा है कि 3 देवताओं का रूप है, मतलब त्रिमुखी पुरुष है एक, जो कि योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। उनके बाएं ओर गाय है, भैंसा है, और दाहिनी ओर हाथी है और बाघ है, और पैरों के पास जो है वो हिरण बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पशुपति की पूजा का प्रमाण मिलता है, जो कि शिव का एक रूप है। ठीक है, नेक्स्ट है लिंग एवं योनि की पूजा। ठीक है, पुरुष और महिलाओं के लिंग और योनि की पूजा की जाती थी, और इसका प्रमाण जो है वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार आगे हम लोग देखते हैं। और कालीबंगा से जो है एक साथ लिंग एवं योनि के प्रतीक मिले हैं। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। लिंग कहने का मतलब शिवलिंग जिसकी पूजा आज भी होती है, उसी प्रकार का तत्व जो भी है। नेक्स्ट पशु पूजा देखते हैं। तो एक ही धर्म में कई पशुओं के सिर मिले हैं। ठीक है, एक श्रृंगी जानवर जो है वो बहुत खास हुआ करता था। मोहरों पर सबसे ज़्यादा चित्रण जो है वो एक श्रृंगी जानवर का ही है। नेक्स्ट कुबर वाले बैल हैं, भैंसा है, हाथी है, गैंडा है, बाघ है, हिरण है, पेरा है, घड़ियाल है। इन सब की पूजा कहीं ना कहीं होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है नाग पूजा। तो मोहनजोदड़ो से इस प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं जिसमें कि मुद्रा मिली है जिस पर किसी एक देवता के दोनों ओर जो है वो नाग बने हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की मुद्रा मिली है। ठीक है, मुद्रा या कह सकते हैं मोहर मिली है। ठीक है, फिर लोथल से इस प्रकार का मृदभांड मिला है जिस पर नागों का चित्रण है। ठीक, और मोहनजोदड़ो से ही ऐसा ताबीज मिला है जिस पर चबूतरे पर नाग के होने का प्रमाण मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि बहुत से नागों के निशान मिले हैं, और इससे जो है नाग पूजा की प्रथा का भी जो है अनुमान मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वृक्ष पूजा। तो पीपल है, बबूल है, नींबू है, नीम है, खजूर है, तार है और केले के पौधे हैं। इन सब के चित्रण मिले हैं हमें, और इससे जो है इनके पूजन का पता चलता है। जल पूजा का अनुमान भी मिलता है। सार्वजनिक धार्मिक स्थान हेतु जो है वो स्नानागार हुआ करते थे, जैसा आपने देखा है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, और इससे जो है जल पूजा का अनुमान मिलता है। ठीक है, योग की बात यदि हम लोग करें तो पद्मासन योग मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर
आप लोग ऊपर देख ही चुके हैं, जो पशुपति की मुहर है। ठीक है, इसके अलावा मूर्ति पूजा जो है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मूर्ति पूजा का प्रचलन था, मूर्ति बहुत सारी मिली है तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मूर्ति पूजा का प्रचलन था, लेकिन मंदिर का अवशेष कहीं नहीं मिला है, तो मंदिर के होने का प्रमाण नहीं मिलता है। इसलिए कह सकते हैं कि मंदिर नहीं थे लेकिन मूर्ति पूजा का प्रचलन था। ठीक, अग्निकुंड और अग्निवेदिकाएं बहुत सारी मिली हैं, जिसमें कि कालीबंगा से और लोथल से बहुत सारी मिली हैं मुख्यतया। नेक्स्ट है कि सूर्य पूजा, अग्नि पूजा और भूत प्रेत में विश्वास का भी जो है प्रमाण मिलता है। बहुत सारी मात्रा में ताबीज मिले हैं, तो ताबीज से क्या पता चलता है कि भूत प्रेतों में विश्वास या फिर भय का वातावरण जो था उसके लिए ताबीज का इस्तेमाल वो लोग किया करते थे। नेक्स्ट, कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड पर स्वास्तिक का निशान मिला है। ठीक है, स्वास्तिक का निशान बहुत जगह मिला है। स्वास्तिक का निशान आप लोग जानते होंगे कैसा होता है। ये है आपका स्वास्तिक। तो इस प्रकार का निशान जो है वो कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड पर मिला है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा धार्मिक जीवन के बारे में। कोई अगर पूछे या फिर यूपीएससी में या पीसीएस में कहीं भी मेंस में भी अगर क्वेश्चन आए तो आप ये सारे पॉइंट्स उसमें डील कर सकते हो अपने शब्दों में। ठीक है, तो पिछले वीडियो में भी मैंने जो बताया था, जितना सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, ये सब बताया था, वो मेंस के लिहाज से भी आप सारे पॉइंट्स वो लिख सकते हो। और पीटी में भी, तो पीटी में तो ये सब पूछता ही रहता है। ठीक है, कि कहाँ से किसका प्रमाण मिला था और बाकी सब। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अंत्येष्टि संस्कार। मैंने 3 प्रकार के अंत्येष्टि संस्कार बताए थे और कहा था कि उसको बाद में डील में पढ़ेंगे। तो पूर्ण विस्तीर्ण समाधान है, आंशिक समाधिकरण है और दाह संस्कार है। पहली विधि में क्या होता है कि उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम या पश्चिम पूरब, इस प्रकार से जो है रख करके सबको और उसको दफना दिया जाता है। ठीक है, उसको दफना दिया जाता है और उसके साथ जो है उपयोग की वस्तुएं, बहुत सारी कंघी हो गया और आपका खाने पीने का वस्तु हो गया, कुछ अस्त्र शस्त्र भी हो गए, ये सब भी साथ में मिल करके दफना दिए जाते थे। ठीक है, श्रृंगार प्रसाधन, आभूषण वगैरह भी जो है उनके साथ दफना दिए जाते थे। ठीक है, तो जनरली जो है वो उत्तर दक्षिण दिशा में सबको दफनाया जाता था, लेकिन पूरब पश्चिम दिशा में दफनाने का प्रमाण लोथल से मिला है। पश्चिम पूरब मतलब उसके उल्टा दफनाने का प्रमाण रोपर से मिला है और दक्षिण उत्तर दिशा में दफनाने का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। अब पहले जो दिशा दी गई है उधर सिर होता था और दूसरी जो दिशा दी गई है उधर पैर होता था। मतलब अगर उत्तर दक्षिण कह रहा हूँ, इसका मतलब उत्तर की ओर सिर है और दक्षिण की ओर पैर है। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। रोपर से जो है वो मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का प्रमाण मिला है। और युग्म समाधियाँ जो है वो, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लोथल से 3 मिली हैं और कालीबंगा से 1 मिला है। ठीक है, तो इससे जो है युग्म समाधियाँ मिली हैं। और इसके अलावा जो ये समाधान के में क्या किया गया है कि उपयोगी साधन साथ साथ दफनाए गए हैं। इससे हमें पता चलता है कि पारलौकिक जो जीवन है उसमें उनका विश्वास हुआ करता था। ठीक है, या फिर पुनर्जन्म में विश्वास हुआ करता था। नेक्स्ट है आंशिक समाधिकरण। तो इसमें क्या किया जाता था कि जैसा आज के डेट में पारसी समुदाय करते हैं, वैसा ही उस समय हुआ करता था कि सबको जो है कुछ दिनों तक पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, और उसके बाद जो अवशेष बचते थे उसको जो है आपका दफनाया जाता था। ठीक है, इसका उदाहरण जो है आपका बहावलपुर नामक स्थान से मिलता है। ठीक है, और पारसी समुदाय आज के डेट में ये काम करते हैं, ऐसा ही जो आंशिक समाधिकरण है ये करते हैं। और हड़प्पा में जो है ताबूत में सब को दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो यह भी याद रखिएगा कि ताबूत में सब को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। ठीक, और अंतिम है आपका दाह संस्कार। जैसा कि आज के डेट में हम लोग करते हैं, सबको जला देते हैं और उसके बाद जो राख बचता है उसको हम लोग कलश में लेकर के और नदियों में बहा देते हैं। तो उस समय
कलश में राखें भरी जाती थी, ठीक है। उसके साथ बहुत सारे आभूषण वगैरह और बहुत सारी काम की चीज़ें जो है वो डाल दी जाती थी कलश में, और उसको बहाया नहीं जाता था, राख को नहीं बहाया जाता था जैसा हम लोग आज करते हैं, बल्कि उस कलश को जो है दफना दिया जाता था, मतलब ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। तो इसको कहते थे उस समय दाह संस्कार, ठीक है। और इसका जो इसको कलश समाधान भी कहा जाता है, और इसका उदाहरण जो है वो मोहनजोदड़ो और सुरकोदटा से मिलता है, ठीक है। और कलशों में क्या क्या होते थे, तो हाथी दांत डाल दिया जाते थे, मनके डाल दिया जाते थे, बर्तन इत्यादि डाल दिए जाते थे, लेकिन उसमें जो है ना अस्थियां या हड्डियां नहीं डाली जाती थी। पशु और पक्षियों के कुछ अवशेष डाले जाते थे, लेकिन उस इंसान की जो है हड्डियां उसमें नहीं होती थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देख लेते हैं सैंधवकालीन लिपि के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि भाव चित्रात्मक लिपि उस समय प्रचलित थी, ठीक है, जिसको हम लोग अभी तक पढ़ पाने में सक्षम नहीं हुए हैं। मुहरों, मृदभांडों, कुल्हाड़ियों और ताम्रगुटिकाओं इत्यादि पर जो है वो लिपि की खुदाई की गई है, और जिसको पढ़ने का प्रयास आज तक किया जा रहा है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, और इसी कारण से इसको आद्य ऐतिहासिक काल का कहा जाता है, ठीक है, सैंधव सभ्यता को। 1853 में सैंधव लिपि का सबसे प्राचीनतम नमूना मिला था, ये ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जो लिपि है उसमें 400 से 500 पिक्टोग्राफ यानी कि चित्राक्षर मौजूद है, ठीक है, जो कि ध्वनि, भाव या वस्तु की सूचना देते हैं, ठीक है। तो ध्वनि सूचक हैं, भाव सूचक हैं या फिर वस्तु सूचक हैं, ठीक है। 400 से 500 पिक्टोग्राफ का यूज किया जाता है, और सबसे ज़्यादा अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा चित्र उसमें मिला है, ठीक है। और प्रयुक्त जीव जो है उनमें सबसे ज़्यादा बार मछली का चित्रण किया गया है, ठीक है। यदि लिपि एक पंक्ति में हुआ करती थी तो उसको दाई से बाई ओर लिखा जाता था, एक पंक्ति में है तो उसको दाई से बाई ओर लिखा जाता था, और अगर एक से ज़्यादा पंक्तियां हैं, ठीक है, तो पहली पंक्ति जो है वो दाई से बाई लिखी जाएगी, फिर बाई से दाई लिखी जाएंगी, फिर दाई से बाई, फिर बाई से दाई, ठीक है। तो इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। और इसको बूस्ट्रोफेडन यानी कि गोमूत्रिका पद्धति कहा जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मेसोपोटामिया या मिस्र की लिपियों से सिंधु लिपि का कोई भी संबंध नहीं था, मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में, ठीक। तो पतन का बहुत सारा कारण बताया जाता है, लेकिन प्रमुख कारण जो है वो बाढ़ को बताया जाता है, ठीक। और इस पक्ष के प्रणेता कौन कौन थे, तो मार्शल थे और मैके थे, ठीक है। इनका कहना था कि हड़प्पा सभ्यता में 7 बार बाढ़ आई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आर्यों का आक्रमण। तो इसके प्रणेता जो है वो व्हीलर हैं, चाइल्ड है और पिगट इत्यादि हैं। तो इसमें मैच करने के लिए पूछता है कि किसने क्या सिद्धांत दिया था। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं जलवायु परिवर्तन के बारे में R.L. स्टाइन और अमलानंद घोष जो है वो इस सिद्धांत से एक मत थे। भूतात्विक परिवर्तन के बारे में देख ले तो एस.आर. सहनी और राइक्स और डेल्स। विदेशी व्यापार में गतिरोध W.F. अल्ब्राइट 1995। प्रशासनिक शिथिलता, महामारी, साधनों का अतिशय उपयोग और किसी अदृश्य गाज के कारण जो है सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, ऐसा भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये सारे मत दिए जाते हैं विभिन्न अनेक विद्वानों के द्वारा, ठीक है। लेकिन ये बात तय है कि सिंधु सभ्यता का अचानक से पतन नहीं हुआ था, क्रमिक पतन हुआ था। कहने का मतलब है कि 600 वर्षों के दौरान जो है धीरे धीरे करके हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ठीक है। और एक और ये क्वेश्चन पूछा गया है, पारिस्थितिकी असंतुलन जो है वो फेयर सर्विस का सिद्धांत था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण जो है वो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ठीक है। वैसे भी कहा जाता है सर्वाइवर इज द फिटेस्ट, ठीक है, डार्विन का सिद्धांत है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा प्रमुख तथ्य। तो यदि इसके बारे में डिटेल में पूछा जाए तो हर किताब में आपको मिल जाएगा, एक बार पढ़ लेना। बाकी पीटी में के लिए जो है इसे केवल मिलाने का पूछा जा सकता है, ठीक है, तो वो उसके लिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। बाकी हर किताब में एक ही तरह से डील किया गया है, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है मेंस के लिए, ठीक है। एक बार आप पढ़ लोगे तो अच्छे से हो जाएगा। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए होते हैं, कुछ खास नहीं होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट प्रमुख तथ्य हम लोग देख लेते हैं। तो हड़प्पा काल की तीनों अवस्थाएं कहाँ कहाँ मिलती हैं? राखीगढ़ी में, मांडा में, धौलावीरा में, सुरकोटटा में। ठीक है, ये चारों जगह हैं जहाँ पर हड़प्पा काल की तीनों अवस्थाएं मिलती है। मतलब प्री हड़प्पा, मध्यकालीन हड़प्पा, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका उत्तर हड़प्पा। ठीक है, वो तीनों मध्यकालीन कहने का मतलब परिपक्व हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, तो तीनों अवस्थाएं जो है राखीगढ़ी, मांडा, धौलावीरा और सुरकोटड़ा में पाई जाती है। उसके बाद देखें तो स्वतंत्रता बाद जो है, स्वतंत्रता के पश्चात, भारत की स्वतंत्रता 1947 के पश्चात भारत में सबसे पहले जो जिस स्थल की खुदाई की गई थी उसका नाम था रोपर। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, पंजाब के रोपर की खुदाई सबसे पहले की गई थी। नेक्स्ट शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण जो है वो आपको धौलावीरा से मिलता है, यह याद रखिएगा। फारस की मोहरें जो हैं वो लोथल से मिली हैं और अलंकृत ईंट का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। ये तीनों पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण हमको कहाँ मिला है? धौलावीरा से। फारस की मोहरों का प्रमाण हमको कहाँ से मिला है? लोथल से। और अलंकृत ईंटों का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। ठीक, नेक्स्ट है कि दुर्ग टीले पर कुषाणकालीन स्तूप, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ के दुर्ग के टीले पर कुषाणकालीन स्तूप मिला है? तो वो जगह है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, याद रखिएगा। और सिंधु सभ्यता का जुड़वा शहर किसको कहा जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और सिंधु सभ्यता का औरस पुत्र किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका लोथल और प्रभास को। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की 4 स्वीकृत राजधानियां थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल। ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, मोहकालो। मोहकालो, मोह मतलब मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, का कालीबंगा और लोथल। ठीक, तो मोहकालो करके आप याद रख सकते हैं। और सिंधु सभ्यता में सबसे घनी आबादी कहाँ थी? तो घग्गर हकरा लाइन के पश्चिम और सिंधु नदी के पूर्व। घग्गर हकरा लाइन के पश्चिम और सिंधु नदी के पूर्व जो था वो सबसे घनी आबादी थी सिंधु सभ्यता की। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कुछ प्रमुख पॉइंट। और सिंधु सभ्यता में इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता के कुछ मेंस के क्वेश्चन जो हैं वो मैं डील कराऊंगा। ठीक है, और इसी वीडियो में लास्ट में अब जा कर के आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, सामने आपको दिखाई देंगे, तो उसको जो है आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। लगभग 20 क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप आप बना करके कमेंट में उसके उत्तर लिखिएगा। ठीक है, वो सारे पॉइंट्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इसमें। ठीक, और कुछ मेंस के क्वेश्चन भी आपको दूंगा मैं। ठीक है, तो उसको भी लिखने का प्रयास कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए मुझे और चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।